Hello, dear students. Today we are going to discuss very important form of drama, absurd play, or this is also called the theater of absurd. Students, आज हम लोग एब्सर्ड प्ले की स्टडी करने जा रहे हैं. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा है और स्पेशली ये जो आपकी मॉडर्न एज है, राइट, या आप यूं कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एज का उत्तरार्ध रहा है, मीन्स 1950 के आसपास का जो लिटरेचर रहा है, उसमें एब्सर्ड प्लेज काफी सारी मात्रा में लिखे गए. क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कैसे इसका ओरिजिन होता है, किन राइटर्स ने इसको लिखना स्टार्ट किया. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे अपने इस लेक्चर में. स्टूडेंट्स, जैसा कि बाय द टाइटल दिस इज वेरी क्लियर, एज द टाइटल इज एब्सर्ड प्ले. एब्सर्ड मीन्स थोड़ा सा जो भद्दा टाइप का होता है, जिसमें कोई सीक्वेंस न हो, सब गड़बड़ सड़बड़ इधर का उधर रहे, उसको हम एब्सर्ड कहते हैं, राइट. माने जो जहाँ कोई ऑर्डर न दिखे आपको, जहाँ कोई प्रबंधन न दिखे चीज़ों का, तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स एब्सर्ड कहते हैं. तो इसके टाइटल से ही क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें बहुत कुछ आपको सीक्वेंस में नहीं नज़र आता है, बहुत कुछ इधर का उधर फालतू की चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं. बट स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्ले. क्यों ये ड्रामे लिखे गए फिर, जब इस तरीके के डिस्टर्ब फैक्टर्स को और इधर उधर के हॉच पॉच की चीज़ों को इंक्लूड करके प्ले लिखे गए स्टूडेंट्स मॉडर्न एज में. तो आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, कैसे ये लिटरेचर में आया, क्या इसकी प्रासंगिकता है, इसको आने का रीज़न क्या रहा और इसकी पॉपुलैरिटी कैसी रही, कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इसको एम्प्लॉयमेंट दिया, किन लोगों ने इसको लिखा, और सोसाइटी को इस प्रकार के प्लेज ने क्यों प्रभावित किया और कैसे प्रभावित किया. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के जो प्लेज रहे वो 1950 के आसपास आए. राइट स्टूडेंट्स, कब आए? 1950 के इर्द गिर्द आए. हालांकि जो इसका रियल इम्प्रेशन दिखाई पड़ा सोसाइटी में, स्पेशली लिटरेचर के क्षेत्र में, वो 1960 के बाद दिखा, राइट, 1962 के आसपास दिखा. लेकिन जो इसकी बिगिनिंग मानी जाती है वो 1950 से ही मान ली जाती है. लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि एक्चुअली ये आया क्यों. राइट स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप ये मान सकते हैं कि जो 1940 थी, लगभग 1940 से 50 का जो दशक रहा, वो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस को लेके आया. और उसका रीजन क्या था स्टूडेंट्स? इसका रीजन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. जिस तरीके से एक जो विचारक वाला मस्तिष्क रखने वाला व्यक्ति होता है, जो एक दार्शनिक चिंतन का व्यक्ति होता है, जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, जो नैतिकता और सदाचरण के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति होता है, जो अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, जो शांति में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए ये जो 40s का दौर था स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही भयानक दौर था पूरे समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो शांति में विश्वास करते हैं. चारों तरफ हिंसा का वातावरण था, केवल सत्ता के लिए संघर्ष हो रहे थे, एक देश दूसरे देश को खा जाने के लिए तैयार थे. पहले वर्ल्ड वार में ही आप लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्टूडेंट्स, पहले वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा जनधन की हानि हुई. हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे स्टूडेंट्स. माने एक रक्त ही रक्त चारों ओर दिखाई पड़ रहा था. और जो शांति प्रिय लोग थे उनमें एक निराशा फैल गई थी
कि क्या सभ्यता का विकास इसी दिन के लिए हुआ था? जिस सभ्यता की हम बात करते हैं, जिस आधुनिकता की हम बात करते हैं, क्या उसका यही स्वरूप है कि एक इंसान दूसरे इंसान के खून के प्यासे हों? केवल देश की सीमाओं के विस्तार के लिए हत्याएं कर दी जाएं, देश के देश उजाड़ दिए जाएं, शहर के शहर वीरान हो जाएं? यदि जीवन का यही मूल स्वरूप है तो नहीं चाहिए ऐसा स्वरूप। जब जीवन का वास्तविक अर्थ ही समाप्त होने लगा है, जहां पे हमारा जो अस्तित्व है, क्या हम क्या हम उसी अस्तित्व पर कायम हैं? जो जीवन का अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, आखिर व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ? क्या क्या चारों ओर ये हिंसा का वातावरण समाज को कुछ दे पाएगा? क्या आने वाली सभ्यता और संस्कृति इस तरह के वातावरण के बारे में सोच कर मात्र से ही न सिहर नहीं जाएगी? स्टूडेंट्स, इस तरीके की जो सोच थी, इस तरीके की जो विचारधारा थी, वो एक बड़े वर्ग के मन में था। एक लंबी जनसंख्या इस प्रकार की निराशा में डूबी हुई थी कि उसे अपने अस्तित्व का संकट दिखाई पड़ रहा था। उसे ये लग रहा था स्टूडेंट्स, जो इसका जो जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का जो जिस्ट है, जो मूल है, जहां से थिएटर ऑफ एब्सर्ड की स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स, जो आम जनमानस था वो अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा था कि सदियां लग गई, लाखों वर्ष जब गुजरे हैं, तब कहीं जाकर के हम इस सभ्य मानव समाज की श्रृंखला का एक अंग बन पाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारे अस्तित्व का संकट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी धरती ही समाप्त हो जाएगी? इस प्रकार का डिस्टरबेंस लोगों के दिमाग में था, और उसी चीज को लेकर के जो राइटर्स रहे उस एज के, विशेष करके जो 50 के दशक के तमाम सारे राइटर्स आए, राइट, सैमुअल बीकेट जिसमें बड़ा नाम है। सैमुअल बीकेट की परंपरा के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि यदि दिस सोसाइटी इज मीनिंगलेस, इफ देर इज नो वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव अस्तित्व का जब मूल्य ही कुछ नहीं बचा है, द थिंग्स आर स्कैटर्ड, द वैल्यूज एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी स्कैटर्ड, जब समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो बिखर से गए हैं, तो why it should not be just shown in the theater, in the plays, in literature? तो फिर लिटरेचर में इनको क्यों न दिखाया जाए? क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्पण है, जिसमें इंसान अपने अतीत के आईने में झांकता है और भविष्य के दर्पण में अपना आइंदा मुस्तकबिल तलाश करता है। स्टूडेंट्स, इन्हीं थॉट्स को लेकर के, इन्हीं विचारों को लेकर के सैमुअल बीकेट जैसे जो राइटर रहे, उन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एम्प्लॉयमेंट लिटरेचर में किया, और एक ऐसे प्रकार के नाटक आए जिन नाटकों में आपको न प्लॉट का कोई सीक्वेंस मिलेगा, न कोई आपको एक ऑर्गेनाइज्ड स्टोरी मिलेगी, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फालतू की चीज़ें दिखाई जाएगी, कुछ आप उसमें सीक्वेंस ही नहीं ढूंढ पाएंगे कि एक सीन का सीक्वेंस दूसरे से कैसे जुड़ा है, या सर्टेन सीन दिखाई जाएगी, सर्टेन इंसिडेंट दिखाया जाएगा, या मूर्खतापूर्ण कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, उसके जो डायलॉग होंगे वो नॉनसेंसिकल टाइप के होंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसका मूल उद्देश्य ये था कि आप इस वक्त को समझो, इस टाइम को जानो कि ये टाइम किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, एक्चुअली क्या घट रहा है हमारी सोसाइटी में। चीजें व्यवस्थित क्रम में नहीं है, सब कुछ खराब होता सा चला जा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के जो नाटक लिखे गए, इस प्रकार की कथा वस्तु जिन नाटकों में रही, उन्हीं नाटकों को थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्ड प्लेज या एब्सर्ड ड्रामा कहा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझे होंगे कि एब्सर्ड प्लेज में किस तरह की कथा वस्तु डाली जाती है। राइट स्टूडेंट्स,
अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो प्लेज रहे उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खास बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो स्टूडेंट्स जहां तक इसकी थीम की बात हम करते हैं, जो एब्सर्ड प्लेस की थीम रही, जो बेसिक कंसर्न रहा राइटर का, जो बेसिक कंसर्न रहा ड्रामाटिस्ट का इस प्रकार के प्लेस को लेकर के, वो रहा फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की जो फिलॉसफी रही, अस्तित्ववाद का जो दर्शन रहा, जो दर्शन मनुष्य के अस्तित्व के बारे में चिंतन करता है, जो बताता है कि धरती पे किस तरीके से सभ्यता का विकास हुआ और मानव अपने वास्तविक अस्तित्व में आया एक सभ्य समाज के अंग के रूप में। तो ये जो राइटर्स रहे, जो ड्रामाटिस्ट रहे, वो मानव अस्तित्व के संकट को दिखाने का प्रयास किए इस प्ले में। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेज लिखे गए, वेटिंग फॉर गोडोट बड़ा ही गजब का एग्जाम्पल। अगर आपको कभी पढ़ने का अवसर मिले वेटिंग फॉर गोडोट, उसको आप पढ़िए, उसमें लगेगा कि इंसान आखिर क्या चाहता है, किसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है स्टूडेंट्स जो वास्तव में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसको पाने में शायद हम बहुत कुछ खो चुके होंगे। राइट स्टूडेंट्स, एक पंक्ति मुझे याद आ गई अचानक, जब भगवान राम बैठे हुए हैं अयोध्या में, सब कुछ समाप्त हो चुका है, सीता जी का प्रयाण हो चुका है, इस धरती में समा चुकी हैं, राम पे तमाम प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। वो बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि आखिर मैं ईश्वर का अवतार हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं, लेकिन जीवन में मुझे मिला क्या? अपयश मिला, तमाम लोगों की हत्याएं मेरे हाथों से हुई, तमाम वध मुझको करने पड़े, मेरी प्रिय अर्धांगिनी, मेरी प्रिय सीता हमसे अलग हो गई, मुझे अपने पुत्रों के साथ रहने का, उनके वात्सल्य का सुख नहीं मिल पाया, आखिर हमसे भूल कहां हुई? वो पंक्ति मुझे याद आ गई स्टूडेंट्स। किसी दौर में मैंने इन लाइनों को बहुत पढ़ा था कि भटक रहे थे जंगल जंगल, उम्र गुजारी रोते रोते, भटक रहे थे जंगल जंगल, उम्र गुजारी रोते रोते, तब जाकर ये भ्रम टूटा कि सोने के हिरन नहीं होते, तब जाकर ये भ्रम टूटा कि सोने के हिरन नहीं होते। स्टूडेंट्स, यही है फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस कि क्या हमारा अस्तित्व इसीलिए है? क्या हम यही करने के लिए एक सभ्य समाज में आए हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सोने के हिरन की तलाश में हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, भागते हुए चले जा रहे हैं, कहीं वो मिले न मिले अलग मुद्दा है, लेकिन उसको पाने में बहुत कुछ खो तो नहीं जा रहा है। इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं मानव अस्तित्व तो नहीं खतरे में पड़ गया है? ये ड्रामाटिस्ट दिखाना चाहते थे स्टूडेंट्स, जिसको फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं, अस्तित्ववाद का दर्शन। जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध को आप देखिए तो रक्त रंजित वातावरण दिखाई पड़ रहा था, हिंसा ही हिंसा चारों ओर थी, समाज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, लोग अपने देश की सीमाओं के विस्तार के लिए रक्त पीने पे उतारू थे, और संपूर्ण मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया था। स्टूडेंट्स, इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया इस प्रकार के प्लेज में। राइट स्टूडेंट्स, तो ये फिलॉसफी जो है ये आपको इस प्रकार के प्लेस के सेंटर में मिलेगी। राइट स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्लेस के जहां तक प्लॉट का सवाल है, जो इसकी कथा वस्तु होती है बड़ी ही डिस्टॉर्टेड टाइप की होती है, बिखरी सी रहती है। उनकी जो इंसिडेंट इस प्रकार के प्लेज में आपको देखने के लिए मिलेंगे वो एक दूसरे से बहुत संबंधित नहीं रहते हैं।
कोई दूसरी सीन चल रही होगी, फिर अगली सीन चलने लगेगी, तो उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पहली सीन से किस तरीके से रिलेटेड है, राइट। उनका प्रॉपर कोई सीक्वेंस नहीं होगा, सब छितराए हुए से थॉट उसमें नज़र आएंगे आपको। और वो सिर्फ इसलिए कि ये जो डिस्टर्बेंस इस प्ले में दिखाया जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस एक्चुअली ह्यूमन लाइफ का डिस्टर्बेंस है, जहाँ चीज़ें सीक्वेंस में नहीं हैं, चीज़ें बड़ी अव्यवस्थित सी नज़र आ रही हैं ह्यूमन लाइफ में। तो उन ह्यूमन लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइफ है, स्कैटरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो चीज़ इस प्रकार के प्लेस के प्लॉट में आपको देखने के लिए मिलेगी। जो कथा वस्तु है वो भी एकदम बिखरी सी होगी, न किसी घटना का एक दूसरी घटना से संबंध होगा, न जो कैरेक्टर होगा उसका कोई बहुत वैल्यूएबल इम्पोर्टेंस होगा, वो भी एकदम बेवकूफ़ टाइप की डिलीवरीज करेगा डायलॉग्स की। उसका चिंतन भी कोई बहुत ग्रेविटी से भरा हुआ नहीं होगा, एकदम फालतू की चीज़ें वो बोलता रहेगा, या फालतू की चीज़ों की तलाश में लगा रहेगा। जो उसका कार्य है वो इधर उधर फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व दिखेगा आपको। तो ये एक सेकंड खास बात होती है स्टूडेंट्स, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की डिस्टॉर्टेड प्लॉट, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा नॉनसेंस कैरेक्टर्स, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो चाहे वो आप हीरो को देख लेंगे, प्रोटोगोनिस्ट जो सेंट्रल फिगर होता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको आप देखेंगे तो उसके जो एक्ट होते हैं, उसके द्वारा जो परफॉर्मेंस, जो एक्शन दिखाया जाता है, वो सब एकदम नॉनसेंसिकल टाइप का, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि वो आखिर चाहता क्या है या कर क्या रहा है, या वो किस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उसकी लाइफ में बड़े ही डिस्टर्बेंसेस आपको नज़र आएंगे। एक नॉनसेंस टाइप का कैरेक्टर वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, मीनिंगलेस एक्शंस, उसके जो एक्शन होंगे उनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। आखिर वो चाहता क्या है, उसका मतलब क्या है, जो एक्शन वो कर रहा है, जो प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म कर रहा है, उन प्रैक्टिसेस का कोई ऑब्जेक्टिव, कोई एम ही नहीं होगा, निरुद्देश्य एकदम से, एकदम नॉनसेंसिकल टाइप का अप्रोच उसका लाइफ को लेकर के होगा। उसके एक्शंस, उसकी जो एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी, वो सब एकदम बेकार की चीज़ें नज़र आएंगी, एकदम मीनिंगलेस एक्शंस होंगे। जो कार्य दिख रहे होंगे उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, राइट। पता लग रहा, वेटिंग फॉर गोडोट आप कभी पढ़िए, अगर जो मैंने जिक्र किया वेटिंग फॉर गोडोट सबसे बेहतरीन जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एग्जाम्पल है। उसमें आप देखेंगे तो जो उसका सेंट्रल कैरेक्टर है वो कहीं पेड़ से लटक रहा है। पता लगा, उसको लग रहा है कि चलो इस पेड़ की डाल से अगर लटक जाते हैं तो बड़ा मजा आएगा। वेटिंग फॉर वो गोडोट नाम के किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, पता नहीं गोडोट कौन है, कब आएगा, क्यों आएगा। उसको लगता है कि गोडोट आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, जो भी डिस्टर्बेंस है हमारी लाइफ के, सोसाइटी के, सब सही हो जाएंगे। उसके इंतजार में वो लगा है, और पूरे प्ले के दौरान बिना मतलब की चीज़ें, वो पेड़ से लटक रहा है। अब पेड़ से लटक रहा है तो पता लगा पैंट में उसके वो बेल्ट नहीं लगाया है, पेड़ से लटकते वक्त बेल्ट न लगाए होने की वजह से पैंट उसका खिसक गया, गिर गया, कॉमेडी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से जो मीनिंगलेस एक्शंस होते हैं, और स्टूडेंट्स ये जो मीनिंगलेस एक्शंस को दिखाया गया, उसका जो मेन टारगेट था, उसका जो मेन लक्ष्य था, क्यों दिखाया गया, उसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स कि जिस युग की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पे लाइफ ही मीनिंगलेस हो गई थी। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व था, विशेष करके यूरोपियन कंट्रीज, उनमें जीवन के मायने ही खत्म हो गए थे, जिंदगी का अर्थ ही समाप्त हो गया था। जहां केवल लोग अपने कुछ थोड़े से फायदे के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अर्थ ही समाप्त कर चुके थे। हम कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दे रहे थे, राइट स्टूडेंट्स। उन चीजों को जब देखा गया तो ये लगा कि यार ये तो जिंदगी ही बेकार है। आखिर आखिर ये धरती फिर काहे के लिए अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फॉर लव कहा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हो, कहता है अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फॉर लव। प्यार करने के लिए सबसे अच्छी अगर कोई जगह है तो ये धरती है। कहता काहे का प्यार भाई, जब चारों ओर हिंसा का वातावरण है तो जिंदगी के मायने ही खत्म हो गए। जब हम रेंगने वाले जानवरों से अपनी सभ्यता का प्रारंभ करके
हम आदिवासियों की तरह जंगलों में रहने वाले जंगली जीवों से अपने जीवन की श्रृंखला को आगे लेकर के सभ्य समाज में अपने अस्तित्व को बनाए, और वो अस्तित्व जो लाखों वर्षों से हमारे जीवन का अंग रहा है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस अस्तित्व को, क्या वो युद्ध की भेंट चढ़ जाएगा? अगर ऐसा समाज है तो ऐसे समाज में तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। लाइफ इज मीनिंगलेस स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स? आई होप कि आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड समझ गए होंगे, एब्सर्ड प्ले को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस समय तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जो 19th सेंचुरी का एकदम लास्ट था, उस समय ही इसके इम्प्रेशन दिखाई पड़ गए थे। जेरी फ्रेंच का एक प्ले रहा है, उबू रॉय, उबू द किंग, यहीं से इसके थिएटर ऑफ एब्सर्ड के कुछ इम्प्रेशन दिखाई पड़ने लग गए थे, राइट? इसके अलावा जो 1920 में फ्रेंच कैफ्का, इसमें भी आपको इम्प्रेशन दिखाई पड़ता, बट रियल जो इम्प्रेशन इसका रहा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रहा स्टूडेंट्स, ओके? और इसमें जब आप अगर देखेंगे तो जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी की मैंने बात की, अस्तित्ववाद के दर्शन की मैंने बात की, तो उस प्रकार के जो इम्प्रेशन आपको नाटकों में दिखाई पड़ते हैं वो द मिथ्स ऑफ सिसिफस, 1942 स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, द मिथ ऑफ सिसिफस एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसमें आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड दिखाई पड़ता है। इसके अलावा द बाल्ड सोप्रानो, द बाल्ड सोप्रानो, राइट, एक फ्रेंच आथर है, उसने लिखा है द बाल्ड सोप्रानो, राइट। इसके अलावा द लेसन 1951 में लिखा गया, और जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है इंग्लिश में जिसको आप मास्टरपीस मानते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, वो स्टूडेंट्स आपकी है सैमुअल बीकेट का लिखा हुआ वेटिंग फॉर गोडोट 1954 में। ये एक मास्टरपीस है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से थिएटर ऑफ एब्सर्ड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाते हैं। सैमुअल बीकेट, वेटिंग फॉर गोडोट 1954 स्टूडेंट्स, राइट। इसके अलावा इट गेम 1958 में इन्होंने लिखा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, राइट। तो ये सारी जो रचनाएं रही, इसके अलावा ये तो थोड़ा सीरियस रचना रही, लेकिन एक रचना रही टॉम स्टोपार्ड की, राइट। टॉम स्टोपार्ड को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपने, और इनकी एक रचना रही जो रोजनक्रैंट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड 1966 में। रोजनक्रैंट एंड गिल्डेस्टर्न, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो कैरेक्टर है, जो वर्ड है, कहाँ से आया है, तो स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर का एक बड़ा ही फेमस प्ले है, ट्रेजेडी है, हैमलेट, उसमें रोजनक्रैंट एंड गिल्डेस्टर्न का कैरेक्टर है, तो वहीं से इसको लिया गया है। रोजनक्रैंट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, राइट। ये 1966 में लिखा गया। ये थोड़ा सा एक कॉमिक काइंड ऑफ फील देता है, थोड़ा सा हंसी मजाक से भरा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। ये सारी के सारे जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बड़े एग्जाम्पल्स में हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहीं थिएटर ऑफ एब्सर्ड से ही एक टर्म निकलता है स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, ट्रेजिक फार्स। ये ट्रेजिक फार्स क्या होता है? एक प्रकार का ये भी प्ले है, राइट। ट्रेजिक फार्स इज आल्सो ए काइंड ऑफ प्ले, राइट। जब कोई ऐसा प्ले लिखा जाए जिसमें हंसी मजाक भी हो, कॉमिक सीन्स भी हो, साथ साथ डरावना वातावरण हो, हॉरिफाइड एटमॉस्फियर, ट्रेजिक एटमॉस्फियर भी आए, और साथ साथ उसमें एब्सर्डिटी भी हो, प्लॉट और कैरेक्टर सब बिखरे हुए हों, जिनका एक दूसरे से कोई सीक्वेंस ना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्ले जिसमें एब्सर्डिटी भी आपको नजर आए, एब्सर्डिटी के साथ साथ जो हॉरिफाइंग, जो टेरिबल एटमॉस्फियर है वो भी क्रिएट हो, और साथ साथ कॉमेडी सीन्स भी हों। तो इस प्रकार के जो प्लेज होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ट्रेजिक फार्स कहा जाता है, राइट। और उनके एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। टॉमस सिंथन फिफ्थ, ये 1963 में लिखा गया। जॉन इरविंग्स का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प, ये 1978 में लिखा गया स्टूडेंट्स। ये सब ट्रेजिक फार्स के एग्जाम्पल हैं, और सब के सब एब्सर्ड प्लेस की ही कैटेगरी में आते हैं,
राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप लोग किस प्रकार का प्ले होता है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड आप समझ गए होंगे। राइट स्टूडेंट्स? With this remark, I would like to thank you. Thank you very much, dear students. Thanks a lot.